चलिए तो वक्त हो गया है रूबरू कराने का आज की हमारी खास मेहमान, हमारी फॉर्मूला गुरु। आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और बहुत बहुत स्वागत करते हैं शर्मिला जोशी जी का। वरिष्ठ मार्केट एनालिस्ट हैं, लंबे समय से शेयर बाजार को देख रही हैं। मैम बहुत बहुत आभार, अभिनंदन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मनी 9 के मंच पे आप पहले भी आई हैं, लेकिन फॉर्मूला गुरु में हमारी गुरु आप पहली बार बन रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शर्मिला जी, पहला सवाल शेयर बाजार को लेकर के यही रहेगा कि जो आशंकाएं थी, जो डर लग रहा था और मंदी की और कितना नीचे जाएगा, इस पर बातचीत हो रही थी। अब हमने देखा सेंसेक्स 60,000 के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिया इस हफ्ते। निफ्टी भी 17,950 के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिए। ऐसी स्थिति में क्या हम इसे बुल रन की वापसी कह सकते हैं या फिर लोअर लेवल से एक बाउंस बैक कह सकते हैं? एफआईज की बाइंग कैसे जो आ रही है उसे आप कैसे देख रही हैं? कैसे देख रही हैं शेयर बाजार को आने वाले दिनों में? सो आई थिंक कि एक तो मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी है ये कहने के लिए कि बुल मार्केट फिर से चालू हुआ है, क्योंकि इवन इन अप्रैल और उसके पहले भी मार्केट कई बार निफ्टी 7,000 17,900 18,000 इन लेवल से फिर से घूमा है। सो नाउ वी आर सॉर्ट ऑफ इन द क्रिटिकल जोन कि यहाँ से, क्योंकि काफी रेजिस्टेंस है ये लेवल पे, तो क्या हम इसको अच्छे से पार कर सकते हैं या नहीं। तो टू कम टू योर सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इस बार जो चीजें बदली है उनका आपने जिक्र किया, जैसे कि एफआई की सेलिंग अब जैसे लग रहा है कि थम गई है। और जब ये मार्केट इस रेंज में रहा है, व्हाट रेंज आई एम टॉकिंग ऑफ, जो 18,000 से हमेशा रिवर्ट होता था मार्केट, तब एफआई की सेलिंग काफी जो जोर पकड़ी थी। व्हेन इफ वी आर टॉकिंग ऑफ दैट पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो वो एक चीज डेफिनेटली बदली है इन फेवर ऑफ मार्केट गोइंग अप। दूसरी चीज जो बदली है, विच इज अगेन इन फेवर ऑफ मार्केट गोइंग अप, वो ये है कि जनवरी से लेकर इन्फ्लेशन की चिंताएं थी और आरबीआई ने भी बिटवीन टू मीटिंग्स अचानक से रेट बढ़ा दिए थे। तो ये शंका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी थी कि क्या इन्फ्लेशन बहुत पकड़ लेगा इंडियन इकोनॉमी को। लेकिन अब जिस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, उससे अब ये लग रहा है कि हम वी आर सॉर्ट ऑफ अहेड ऑफ द कर्व, और शायद 3-4 महीने में गिवन द फैक्ट कि मॉनसून भी अच्छा हुआ है इस साल, तो उससे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से चीजें अब संभल सकती है। सो दोज आर डेफिनेटली टू बिग पॉजिटिव्स व्हिच आई वुड थिंक कि मार्केट को 18,000 के लेवल के से ऊपर लेके जा सकती है। बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर जिस तरह का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यूएस में जिस तरह से बातें हैं रिसेशन वगैरह की, तो वो देखना पड़ेगा कि डू दे रियली हैव दैट सॉफ्ट लैंडिंग जो वो अभी सोच रहे हैं कि उनको मिलेगा, और डू दे रियली एंटर इनटू अ रिसेशनरी फेज, क्योंकि देन आई थिंक देन ऑल बेट्स आर सॉर्ट ऑफ ऑफ द टेबल, और फिर से हम इस लेवल से करेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली वन फैक्टर जिसको आपको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है ना, उनको भी हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। So I don't really have a straight answer, to put it in one line, लेकिन मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है इस बार कि हम 18,000 के लेवल से ऊपर जा सकते हैं। 18,000 के ऊपर के लेवल से ऊपर जा सकते हैं। स्थिति अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, ये कह रही हैं शर्मिला जी कि अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना वो थोड़ा सही नहीं होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो चीज़ें बदली हैं वो जैसा जिसका जिक्र आपने किया कि जो बड़ा कंसर्न था, हमने देखा कि मेटल प्राइसेस नीचे आई। क्रूड एक बड़ा कंसर्न इंडिया के लिए था, क्रूड अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स जो कमज़ोर हुआ उसकी वजह से भी एक बड़ी संख्या में जो कमोडिटी में एफआईज के निवेशक थे वहाँ नरमी हुई, और जो डॉलर इंडेक्स टूटा उसकी वजह से भी एफआईज का रुख अब इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। 18,500 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है अगस्त में, अब तक उससे ज़्यादा ही खरीदारी हो चुकी है। ये मान के चलें कि अब दिवाली तक ये खरीदारी कंटिन्यू रहेगी, या कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर आपको लगता है इसकी वजह से फिर से कोई बड़ी सेलिंग आने की आशंका दिखाई दे रही है आपको? अब फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज आई थिंक इवन जो जिन ट्रिगर्स की मैंने द नेगेटिव फैक्टर्स जिनका मैंने जिक्र किया, उसके लिए भी हमें कम से कम दिसंबर तक रुकना पड़ेगा, टू रियली गेट अ सेंस कि यूएस में रिसेशन है कि नहीं। और आई एम हियरिंग सॉर्ट ऑफ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ न्यूज़ कि आईटी में भी जितनी तेजी से हायरिंग हो रही थी यूएस में, उतनी अब नहीं हो रही है, बिकॉज दैट वाज वन सेक्टर जो पूरे ट्रेंड के अलग चल रहा था और वहां पर हायरिंग काफी अच्छी हो रही थी। तो अब वहां पर भी स्लो डाउन हो रहा है, ऐसे सुनने में आया है। बट फॉर ऑल दैट डेटा टू बिकम लिटिल बिट मोर क्लियर, शायद दिसंबर हो सकता है। तो दिवाली तक तो ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ इस तरह की नेगेटिव बात, बहुत बड़ी नेगेटिव बात आएगी जिससे मार्केट
बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, बट वील वेट एंड सी बिकॉज इफ द लास्ट 2 years have taught us anything is that कि चीजें बहुत अचानक से बिगड़ भी सकती है। बिल्कुल। चलिए अब अगला सवाल है शेयरों के ऊपर, और ज़्यादातर हमारे जो खास मेहमान होते हैं हम उनसे दिग्गज कंपनियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि छोटी कंपनियों में स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिला और टूटे भी बहुत बुरी तरीके से थे ये शेयर। और तमाम विश्लेषकों को हम सुन रहे हैं जो कि अच्छी स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश की सलाह दे रहे हैं। तो क्या अभी आपको लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जान बची है? किस तरह के शेयरों का चुनाव करना चाहिए अगर स्मॉल कैप इंडेक्स के शेयरों को चुनना हो तो? वेरी ऑनेस्टली मेरी उम्मीद यही थी कि जो आपके फ्रंटलाइन इंडेक्सेस है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो थोड़ा अगर धीरे धीरे बढ़ते और जो कैचअप की हम बात कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, उसे थोड़ा होने देते, क्योंकि जब से ये मार्केट करेक्ट हुआ है तो हमने देखा है कि इट इज इनफैक्ट द मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज जो बहुत करेक्ट हुई है। सम ऑफ देम हैव करेक्टेड 40%, 50%, 60%, और उनमें अभी फिर से मोमेंटम आना चालू हुआ है। दे स्लोली गोइंग बैक टू द प्राइसेस दैट दे वर। तो वेरी ऑनेस्टली वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था कि अगर जो निफ्टी और सेंसेक्स निफ्टी इतने जल्दी 18,000 तक नहीं पहुंचता और थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप को और मौका देता कैचअप करने का। बट यस, आई थिंक नाउ दैट वी आर हियर, अगर हम इस लेवल पर even if we sort of trend around this range, और अगर मिड कैप स्मॉल कैप में कैचअप होता है then it will be very good. मिड कैप्स में खैर ऑलरेडी चालू हो चुका है, अभी दैट नीड्स टू स्प्रेड टू स्मॉल कैप्स। तो डेफिनेटली आई थिंक कि आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी डेफिनेटली लार्ज कैप में ज्यादा है, दैट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन स्मॉल कैप भी आपको थोड़ा बिजनेस देखकर और प्राइस देखकर, वैल्यूएशन देखकर खरीदना चाहिए। और उसमें भी सभी शेयर में मेरी राय ये रहेगी कि ऐसे माहौल में जहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेंड किस तरफ से है, तब आपको स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। तो पूरा आपका पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए। तो पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप लगा सकते हैं। शेयर अच्छे होने चाहिए, ऐसी कंपनियों में लगाएं। और बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के जो आए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो भी सवाल जो है हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप शेयरों पर ही आए हैं, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज से शर्मिला जी हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, और आप जैसी वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ मौजूद हों तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में नए डीमेट अकाउंट अभी भी खोल रहे हैं और लोग जो है तमाम अखबारों और तमाम जगहों पे चर्चाएं सुन करके शेयर बाज़ार में पैसे लगा रहे हैं। और ये सवाल हमारे पास आ रहे हैं कि अपना पोर्टफोलियो बनाते समय किस बात का ध्यान रखें। तो पहला सवाल आपसे इस बात को लेकर के है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए निवेश करना चाह रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किन कंपनियों में पैसे लगाएं, पूरे पैसे एक ही सेक्टर में लगा दें, अलग अलग सेक्टर में लगाएं। इस पर जरा आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि किस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, तो आपको पहले तो लार्ज कैप और अच्छे मिड कैप्स की तरफ ही देखना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा आपका यूनिवर्स बड़ा मत करिए। अगर आपका स्टार्टिंग अमाउंट 1 लाख है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 स्टॉक्स खरीदिए, so that you have a holding of about 20,000 value in each stock. इससे ये होता है कि आपका थोड़ा de-risk भी होता है और उसके साथ साथ you get a flavor of 2 or 3 sectors. तो हमेशा कोई भी समय पे there will be 2 or 3 sectors जो अच्छा चल सकते हैं, क्योंकि given the economic environment that we are in. जैसे कि अभी मुझे लगता है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग सेक्टर जो अभी तक चला नहीं है लेकिन मेरी उम्मीद ये है कि चल सकता है, वो है सीमेंट। तो मेरी उम्मीद ये है कि बारिश के बाद शायद सीमेंट कंपनीज को ऑर्डर्स आना चालू होंगे, क्योंकि केपेक्स एक्टिविटी पिकअप हो सकती है as the economy goes back to normal. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर वापस आता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाता है तो वो सीमेंट कंपनीज के लिए फायदे का रहेगा। सो मे बी यू कैन हैव वन सीमेंट स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। Then I think you also need to structure your portfolio in such a way कि 2-3 ऐसे सेक्टर हो उसमें जो डिफेंसिव हो। So by defensive we mean कि अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो भी for instance फार्मा को एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा, कुछ भी हुआ तो भी आप दवाई तो लेंगे ही, you are not going to stop buying a medicine। तो एक फार्मा स्टॉक आप रखिए, उसमें एक FMCG स्टॉक रखिए, एक बैंकिंग स्टॉक रखिए, IT स्टॉक रखिए। तो इस तरह के 5 सेक्टर्स में आपका पोर्टफोलियो डिवाइड करिए। And at any even that 1 lakh buying, don't do it together. Do it in 3 or maybe 4 tranches, और हर बार 20-30 हजार की खरीद करके उसको आप पूरा करिए and have sort of an equal weightage representative। बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ मत करिए।
और इस तरह के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स लेके आप रखिए। और मेरे हिसाब से कि आपके पास इंक्रीमेंटल फंड्स भी होंगे तो यही स्टॉक्स खरीदिए, ठीक। डोंट डाइवर्सिफाई टू मच। और जब आपका पोर्टफोलियो एक डिसेंट वैल्यू का होगा देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट अदर स्टॉक्स। तो अपना पोर्टफोलियो में अगर आप बना रहे हैं, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हैं अपना, तो अगर आप 1 लाख रुपए शुरुआत कर रहे हैं, 5 शेयर चुनें, बहुत ज़्यादा जगहों पे बहुत लंबा निवेश ना करें। हर समय के अलग अलग फैंसी सेक्टर होते हैं। अभी के लिए जो सेक्टर सुझाए गए हैं वो है सीमेंट कंपनी में जान आती हुई दिखाई दे सकती है। फार्मा, डिफेंसिव सेक्टर अगर बाज़ार में गिरावट आती है तो ये यहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बैंकिंग, आईटी, ये वो क्षेत्र हैं, इनसे जुड़ी हुई अच्छी कंपनियाँ 5 कंपनियाँ चुनें और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहें। आने वाले समय में आपका ये पोर्टफोलियो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब वक्त हो गया है आज के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट का, और ये सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसमें बड़ी संख्या में हमारे जो दर्शक हैं अपने सवाल भेजते हैं और हम उन सवालों के जवाब हमारे गुरु से लेते हैं, फॉर्मूला गुरु से। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तरीका बहुत आसान है, आपको करना सिर्फ इतना है कि FG यानी फॉर्मूला गुरु का शॉर्ट फॉर्म लिखिए। FG लिखने के बाद अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिए, और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें। प्रयास करें कि अपना सवाल थोड़ी विस्तार पूर्वक लिखें, डिटेल में लिखें, ताकि हम आपसे विस्तार पूर्वक आपके सवाल का जवाब भी दे सकें। खासतौर से चाहे वो शेयर बाजार का सवाल से जुड़ा सवाल हो या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा सवाल हो। 9311121874 ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेल करना चाहें तो money9query@tv9.com पर आप अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक का माध्यम भी आपके लिए खुला है, लेकिन अगर आप बाकी माध्यमों से भेज रहे हैं तो मोबाइल नंबर भेज दीजिए ताकि आपसे संपर्क करके हम और डिटेल में आपका सवाल ले सकें। चलिए, हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। मनोज जी हैं भोपाल से। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं मनोज जी आप? बढ़िया सर, बढ़िया। बताइए सर, क्या सवाल है? मैंने यूटीआई एएमसी के 200 शेयर 750 के भाव पे लिए हैं, तो अभी क्या प्रॉफिट बुकिंग बनती है इनमें या मुझे होल्ड करना चाहिए? अच्छा, तो ये खबर आने के पहले लिए होंगे आपने, जो अभी पिछले दिनों पहले से लिए हुए हैं। शर्मिला जी से पूछते हैं वो क्या सलाह दे रही हैं। शर्मिला जी, खबर आई कि टाटा एएमसी यहाँ पर खरीदारी कर सकता है, 15-16% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली एक दिन के अंदर। फिर डिनाइल की खबरें आने लगी तो हमने देखा कि 2 दिन के अंदर बुधवार और बृहस्पतिवार को करीब 7-7.5% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। ये अभी भी मुनाफे में हैं, इनको अभी प्रॉफिट हो रहा है। जानना चाह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या फिर जो है इनको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सो अगर आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने ये सिर्फ खबर के पीछे नहीं ये स्टॉक लिया है, लेकिन इसलिए लिया है क्योंकि उनको बिजनेस पसंद है। म्यूचुअल फंड्स में जो ग्रोथ आ सकती है आगे चलकर वो उनको अच्छा लगता है। तो अगर उन पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो यूटीआई एएमसी काफी ठीक ठाक कंपनी है, तो उस तरह का नजरिया रख के वो इसमें इंटरेस्टेड रह सकते हैं। तो आप अभी इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा, आपने तो खबर आने काफ़ी पहले ये शेयर रखा हुआ था, तो आपका नज़रिया निश्चित रूप से थोड़ा लंबाई होगा, तो होल्ड करें। अभी आपको मुनाफा हो रहा है तो उस मुनाफे को एंजॉय करें। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ विजित सिंह जुड़ चुके हैं नौगढ़ से। विजित जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? और इस समय वहाँ नौगढ़ में मौसम कैसा है? मैं बहुत उम्दा हूँ, लेकिन मौसम थोड़ा बेईमान हो रहा है। बरसात हो नहीं रही है और किसान परेशान है पूरी तरह। बरसात की समस्या कई जगहों पे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर बुआई का संकट जो है एक बड़ा बना हुआ है। हालांकि कई जगहों पर जो है इसकी भरपाई हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है। सवाल क्या है आज आपका? विपुल जी, 5G शुरू होने वाला है जी, और क्या 1 साल के लिए भारतीय एयरटेल में निवेश कर सकते हैं या किसी और टेलीकॉम शेयर को चुनना सही रहेगा? 1 साल का नजरिया आपने सोचा है? जी, भारतीय एयरटेल के लिए। भारतीय एयरटेल के लिए। चलिए, अभी हम लोग इससे पहले थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, और आज हमने अपना फॉर्मूला गुरु में गुरु ज्ञान भी जो है आरपू के ऊपर दिया। शर्मिला जी, अभी आपने राय दी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि टेलीकॉम में अगर चुनना हो तो भारतीय एयरटेल ही बेहतर रहेगा या फिर जो बाकी विकल्प हैं जिसका जिक्र अभी आप रिलायंस कर रही थी या फिर वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर इनको जाना ठीक रहेगा? और 1 साल में जो तमाम लोग जो नए निवेश करना चाह रहे हैं उन सबके लिए सलाह क्या रहेगी टेलीकॉम सेक्टर को लेकर? 2 चीजें बदली है टेलीकॉम में। एक तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि 5G का ऑप्शन हुआ, और उसमें अगर आप बिडर्स देखेंगे तो सबसे अग्रेसिव बिड रिलायंस की तरफ से था।
सो दैट सॉर्ट ऑफ जिस तरह की जियो की स्ट्रैटेजी है कि उनको ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, ज्यादा नेटवर्क कवरेज चाहिए, तो इट सॉर्ट ऑफ फॉल्स इन लाइन टू दैट। उसके बाद भारती एयरटेल की काफी बिगड़ा, आई मीन इन टर्म्स ऑफ साइज, तो उनका इंटेंट भी काफी क्लियर होता है कि दे डू वांट टू हैव अ डिसेंट 5G रोल आउट जहां पर उनका प्रेजेंस है। वोडाफोन आइडिया का उसके बाद आया, बिकॉज वोडाफोन आइडिया एट दिस पॉइंट इन टाइम उनके पास इतने फंड्स है नहीं कि वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी बिड डाले। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि वी डिस्कस दिस व्हेन वी डिस्कस टेलीकॉम दैट दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। और फिर अडानी ने एंट्री की है, बट दैट्स फॉर अ वेरी स्मॉल, मोर फॉर अ B2B काइंड ऑफ एन अप्रोच। जी मेरे हिसाब से भारती एयरटेल के लिए सिर्फ एक नेगेटिव जरूर ये हो सकता है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो उनके बड़े एफआई इन्वेस्टर है वो शेयर्स बेच सकते हैं। व्हाई दिस इज नेगेटिव इज दैट जो बड़े खरीददार, द बिग बायर्स हु वांट टू एंटर इनटू भारती एयरटेल, ये डील उनके बीच ही होगा और फिर उनकी डिमांड सॉर्ट ऑफ ड्राई अप होगी फॉर द स्टॉक। तो स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है, बट वेयर बिजनेस इज कंसर्न्ड, वेयर या जिस तरह का बैलेंस शीट है भारती एयरटेल का, इट इज डेफिनेटली माय प्रिफर्ड टेलीकॉम प्ले। तो मेरी उनसे यही होगी कि आई वुड ओनली वांट टू से वन थिंग टू द इन्वेस्टर कि एक साल से ज्यादा आपका नजरिया रखें, ताकि आपको इस जो 5G हुआ है, जो पूरा आगे का फ्यूचर दिखता है टेलीकॉम का, उसको उसका बेनिफिट आपको मिले। और बिकॉज इन 1 ईयर मे बी आई थिंक इट माइट बी टू शॉर्ट अ पीरियड। एक छोटा सा इसमें एड ऑन सवाल ये है कि अगर किसी को टेलीकॉम ही प्ले करना है तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि आधे आधे पैसे रिलायंस और भारती दोनों में लगा दें, या फिर भारती में ही लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा? Even by all three for that matter, क्योंकि मेरे हिसाब से वोडाफोन भी इतना बीटन डाउन स्टॉक है दैट अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा, तो आप डेफिनेटली वोडाफोन भी ले सकते हैं। रिलायंस का भी ये है कि रिलायंस के बाकी बिजनेसेस भी अच्छे चल रहे हैं और कभी ना कभी जियो का बिजनेस विल बी स्पन ऑफ इनटू अ सेपरेट कंपनी, तो अभी से आप उसमें भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो वो भी एक आइडिया बुरा नहीं है कि आप बास्केट बनाएं, बट एज प्योर प्लेस जस्ट नाउ आई डेफिनेटली प्रेफर भारती आउट ऑफ द अदर, बिटवीन ऑल द। चलिए, तो भारती एयरटेल में आप निवेश कर सकते हैं अगर आपको भारती एयरटेल में ही निवेश करना है। और रिलायंस भी अच्छा लग रहा है, अभी हम चार्ट दिखा रहे थे किस तरीके से एक महीने के अंदर रिकवरी भी वहाँ अच्छी चल रही है। विजय जी, तो आपके लिए सलाह यही है कि नज़रिया थोड़ा बढ़ाइए, को प्रयास कीजिए कि ये पूरी स्टोरी जो है ठीक से आप प्ले कर सकें, आपको रिटर्न अच्छे मिल सकें। 1 साल से ज़्यादा अवधि का लंबा समय आप रखेंगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न अच्छे मिलेंगे। अब चलते हैं मध्य प्रदेश ग्वालियर, अलका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अलका जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार अलका जी, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, मैंने शोभा लिमिटेड के 200 शेयर लिए हैं 646 रुपीज के भाव में। 646 के भाव पे लिए हैं जी? हाँ जी, और बस मेरी कैपेसिटी से सिर्फ 2 महीने होल्ड करने की है। 2 महीने ही होल्ड कर सकती हैं? हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो आपका शॉर्ट टर्म काफ़ी नज़रिया है। पूछते हैं शर्मिला जी से कि वो शोभा लिमिटेड पे क्या सलाह दे रही हैं। रियल्टी स्टॉक्स फिर से हमने देखा कि यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज हुई है उसके बावजूद, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी डिमांड में एज सच जो है कोई कमी नहीं देखने को मिल रही, चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिमांड रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि 15% से 20% से ज़्यादा का रिटर्न 1 महीने के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी यहाँ पर बाइंग की सलाह है, चाहे ICICI डायरेक्ट हो, एडलवाइज हो। आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी इनको, क्योंकि नज़रिया इनका सिर्फ 2 महीने का? नहीं, ये स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन आई डोंट हैव लाइक 2 महीने का 1 महीने का व्यू नहीं है मेरा, क्योंकि उस व्यू के लिहाज से देखे ना तो आई थिंक काफी जो पॉजिटिव्स है स्टॉक में, दैट्स ऑलरेडी इन द प्राइस, बिकॉज़ आई थिंक 730 की प्राइस है, उसमें सस्ता तो नहीं है स्टॉक। यानी अगर आप पी वैल्यूएशन देखें तो सस्ता तो नहीं है, लेकिन आगे चलकर इनका बिजनेस जिस तरह का ये उनके नतीजे हैं और बिजनेस है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस जरूर बढ़ सकता है, लेकिन फॉर दैट शी विल हैव टू बी इन्वेस्टेड इन इट फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म। तो आई लीव द चॉइस टू हर। मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है, लेकिन थोड़ा आपको 2 महीने का मेरा तो आपके लिए सलाह अलका जी ये है कि थोड़ा सा नज़रिया अपना बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सस्ता शेयर नहीं लग रहा है शर्मिला जी को। और हो सकता है अगर आप 2 महीने में कोशिश करें और ज़रा भी बाजार में कोई नकारात्मक खबर आई तो इस शेयर में गिरावट तेज़ी से आ सकती है, क्योंकि रिकवरी भी काफ़ी तेज़ देखने को मिली है। इसलिए नज़रिया थोड़ा लंबा रख करके अगर आप बनी रहेंगी तो फिर आपको हो सकता है अच्छे रिटर्न देखने को मिले। मुंबई चलते हैं, दिव्या हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार दिव्या जी, बताइए मुंबई में
मौसम कैसा है इस समय? सर मुंबई में बहुत अच्छा मौसम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या सवाल है आपका? सर सवाल है मेरा, मैंने 150 डीलिंग इंडिया 156 रुपए के भाव पर जो है लिया है जी। और 6 महीने होल्ड भी कर सकती हूँ, तो मतलब क्या करना चाहिए मुझे? 6 महीने का ही नजरिया है आपका? हाँ जी। चलिए ठीक है, पूछते हैं शर्मिला जी से। शर्मिला जी, डी लिंक इंडिया का शेयर इन्होंने 150 शेयर लिए हैं, 156 के भाव पर लिए हैं, और ये बहुत लंबे समय बाद हो रहा है शर्मिला जी कि कई सारे कॉलर ऐसे आ रहे हैं जो कि मुनाफे में बैठे हुए हैं, वरना 1 महीने पहले तक हम लोग जितने भी कार्यक्रम कर रहे थे तो सब में ज़्यादातर लोग बड़े नुकसान में थे। ये भी प्रॉफिट में है, क्या करना चाहिए? अभी इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? अभी क्या रणनीति इनको अपनानी चाहिए? Yes, I think once again जैसे मैंने शोभा के लिए भी कहा कि आई थिंक कि अगर आपका 6 महीने का व्यू है तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन द स्टॉक लुक्स ओके, तो उस वजह से अगर आप देखें तो आपको निकल जाना चाहिए। माय रिकमेंडेशन वुड बी मे बी यू कैन स्विच। आपका अगर लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप भारतीय एयरटेल पे बना सके तो यू कैन स्विच एंड बाय भारतीय एयरटेल। चलिए मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। मनोज जी नमस्कार। मनोज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मनोज जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि शायद मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्याएं होंगी, लेकिन फिलहाल इनका सवाल ले लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी ने 200 शेयर केपीआईटी टेक्नोलॉजी के लिए हैं 585 रुपये के भाव पर। अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने से ज़्यादा होल्ड ये नहीं कर सकते हैं, क्या इन्हें करना चाहिए? ये हम देख रहे हैं कि अब जैसा कि अभी हम शुरू में ही जिक्र कर रहे थे शर्मिला जी की, स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है, लोगों के पास टिप्स भी आ रही हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं, और अब तो इतने सारे माध्यम हो गए हैं लोगों के पास जानकारी इकट्ठा करने के, तो लोग को जहाँ से जानकारी मिलती है लोग शेयर बाजार में आ रहे हैं। आप क्या कुछ सलाह देंगी? So I think once again मेरी उनसे यही राय रहेगी कि फ्रॉम द लॉन्ग टर्म केपीआईटी बहुत अच्छा लगे, लेकिन मेरा कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, और अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अपसाइड के लिए बहुत कम रूम बचती है। सो अगर उनका बहुत ही if he has a very short term view उनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर if he can make increase his sort of view to a longer term view तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी कंपनी है, उसको उनको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आपका नज़रिया बहुत छोटी अवधि का है तब तो फिर आप निकल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि का है तो आप बने रहें। यहाँ पर अच्छी जो है अभी तेज़ी बाकी हो सकती है, और अभी हम देख रहे थे चार्ट के ज़रिए कि 1 महीने में जो है करीब 13% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है।